Hi everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last without skipping. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 31 जनवरी. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम पढ़ते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन में किस टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 मई 2018? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी द यूरोपियन यूनियन या फिर डी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो भी हम वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब एक क्योट देख लेते हैं। क्योट क्या है हमारे पास? मेंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल बट मेंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। हिंदी में देख लेते हैं। मनुष्य की न्याय करने की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति मनुष्य का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बनाता है। किसकी क्योट है ये? रीनहोल्ड नेबर की। इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। जीएस पेपर 2 में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है या फिर किसी भी एसए में भी हेल्पफुल हो सकती है। न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगा आपको तो आप लाइक ज़रूर करें। न्यूज़ एनालिसिस देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? हमने एक दो दिन पहले भी ये न्यूज़ कवर की थी कि दिल्ली में एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिस पे एयर पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर रियल टाइम डाटा शो किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ये एलिगेशंस लगा रही है कि ये सब पॉल्यूशन स्टबल बर्निंग की वजह से आ रहा है, जो कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में स्टबल बर्निंग की जाती है, वहाँ से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बनता है। लेकिन सेंटर ये कह रही है कि वहाँ के लोकल फैक्टर्स की वजह से दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है। तो अब इस वेबसाइट की हेल्प से ये पता चल जाएगा कि इस एयर पोल्यूशन के एग्जैक्ट सोर्सेज हैं क्या। तो इस आर्टिकल में एज सच हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो बात आई है कि ये जो स्टडी की जाएगी ये कुछ इंस्टीट्यूट्स मिलके करेंगे जिसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी इंक्लूडेड है। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा स्टबल बर्निंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले टेरी के बारे में। टेरी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका काम क्या है? एनर्जी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरियाज में, इन फील्ड्स में रिसर्च वर्क करना। इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका इनिशियल नेम क्या था? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन इसका बाद में नाम 2003 में चेंज करके कर दिया गया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, मतलब टेरी। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि क्रिटिकल इश्यूज के हम ग्लोबल सॉल्यूशंस निकाल पाएं और लोकल और नेशनल लेवल स्ट्रेटजीज ऐसी बना पाए सो दैट जो भी इश्यूज हैं उनके साथ इजीली डील किया जा सके। ये मैंने आपको बताया एनर्जी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरियाज में ये रिसर्च कंडक्ट करवाती है। इसके की फोकस एरियाज कौन कौन से हैं कि क्लीन एनर्जी सभी लोगों को मिले, वाटर मैनेजमेंट अच्छे से हो, पॉल्यूशन मैनेजमेंट किया जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में हो और क्लाइमेट रेजिलियंस हमारी कंट्री बन पाए। इसके की फोकस रहते हैं। लोकेशन इसकी ऑफिस का है मेन, इसका ऑफिस है न्यू दिल्ली में। अब स्टबल बर्निंग के बारे में देख लेते हैं। स्टबल बर्निंग, स्टबल का मतलब होता है पराली। ये एक ऐसा मेथड है जहाँ फील्ड में से जो पैडी क्रॉप के बचे हुए रेसिड्यू हैं उनको रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है? जब उन सभी को जला दिया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन के लिए वीट को बोना होता है सितंबर के लास्ट वीक में, उससे लेके नवंबर तक वीट बोने के लिए जल्दी जल्दी जो क्रॉप है उसके रेजिड्यू को रिमूव करना पड़ता है। इसके लिए फार्मर्स को सबसे जो अच्छा तरीका लगता है वो होता है स्टबल बर्निंग, मतलब पराली को जला देना। और ये जब पराली जलाने का टाइम होता है लास्ट सितंबर का वीक से लेके नवंबर तक का, इसी टाइम में हमें पता है साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल भी हो रहा होता है। इसी वजह से ये जो सारा धुआं है वो दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है।
स्टबल बर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ जो स्ट्रॉ स्टबल है, जो भी ग्रेन्स को हार्वेस्ट करने के बाद बच जाता है, उसको जला दिया जाता है। ये उन एरियाज में रिक्वायर्ड होती है जहाँ कंबाइंड हार्वेस्टिंग मेथड यूज किए जाते हैं, जहाँ मतलब क्रॉप रेजिड्यू बाद में रह जाता है। ये अक्टूबर और नवंबर में मेनली की जाती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इफेक्ट इसका है पॉल्यूशन। इसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में निकलती हैं। कौन कौन सी? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये हमारी सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं और इनका कई बार फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को ये काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। स्मोक बन जाता है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। सॉइल फर्टिलिटी को भी ये खराब कर देता है, क्योंकि जब हस्क को, ये जो बचा हुआ रेजिड्यू है, इसको जलाया जाता है, उस टाइम जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। हीट पेनिट्रेशन होता है स्टबल बर्निंग से। हीट जो है वो सॉइल में जाती है, तो इसकी वजह से सॉइल का मॉइस्चर खत्म हो जाता है और उसके यूजफुल माइक्रोब्स भी मर जाते हैं। अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं फार्मर के पास स्टबल बर्निंग के अलावा? हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जैसे टर्बो हैप्पी सीडर मशीन जो है, जो स्टबल को उखाड़ देती है और साथ ही साथ जो अगले बीज बोने हैं उनको साथ साथ बोती रहती है। तो इसका यूज किया जा सकता है, स्टबल बर्निंग इससे कम हो जाएगी। और ये जो स्टबल ये हैप्पी सीडर मशीन से निकलेगी, उसको बाद में फील्ड में मल्च की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, बट मैं अगेन कहूँगी, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मुझे और यूट्यूब दोनों को पता चलता है कि मैं कैसा कंटेंट दे पा रही हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं सेम सेक्स मैरिजेस के जो भी प्लीज थी या फिर केसेस थे। काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स में ये इसी टाइप के केसेस चल रहे थे। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट से अपने पास केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। और ये पावर कहाँ से आती है, कौन से आर्टिकल से आती है? इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 139A पार्ट 1 से आती है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें कोई सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हो या फिर किसी एक हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हो या फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, उन केसेस को विड्रॉ करके खुद के पास ट्रांसफर कर सकती है। ये पावर अंडर आर्टिकल 139A(1) में सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल में। तो ये सेम सेक्स मैरिजेस पे काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिजेस को भी जो हमारे वेरियस लॉज हैं उनके अंडर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या नहीं। जैसे हमें पता है हमारे यहाँ मैरिजेस को रजिस्टर किया जाता है, लेकिन सेम सेक्स मैरिजेस को अभी तक रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। तो इसके ऊपर इनको रजिस्टर करवाने के लिए, रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हाई कोर्ट्स में पिटीशन काफ़ी डाली गई हैं। तो हमें पता है जो हमारी मैरिजेस होती हैं उनको रिकॉग्नाइज कौन कौन से एक्ट्स के अंडर किया जाता है, या तो स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर हिंदू मैरिज एक्ट या फिर फॉरेन मैरिज एक्ट के अंडर। सेंटर ने अभी तक इन एग्जिस्टिंग लॉज में कोई भी चेंज करने का अपोज किया है, सो दैट सेंटर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के खिलाफ है। सेंटर का कहना क्या है, क्यों नहीं करना चाहते सेंटर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज? क्योंकि सेंटर का कहना है कि इसको करने से हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनका बैलेंस खराब हो जाएगा और एकदम कंप्लीट हैवॉक आ जाएगा। मतलब एकदम से जो उनका वैल्यू है, हमारे पर्सनल लॉज की जो वैल्यू है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। अगर कोई भी साथ में पार्टनर्स की तरह रह रहे हैं या फिर सेम सेक्स के इंडिविजुअल अगर किसी भी टाइप की सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो इंडियन फैमिली के कॉन्सेप्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इंडियन फैमिली में क्या होता है, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, चिल्ड्रन होते हैं, जहाँ मेनली क्या प्री सपोज किया जाता है, जहाँ बायोलॉजिकल मैन जो होगा वो हस्बैंड होगा, बायोलॉजिकल वीमेन जो होगी वो वाइफ होगी और चिल्ड्रन जो होंगे वो उन दोनों के यूनियन से आए होंगे।
तो ये जो इंडियन फैमिली का कॉन्सेप्ट है, इसको सेम सेक्स इंडिविजुअल के जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और हमें पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंडर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है, मतलब डिसअलाउ नहीं किया है, रिकॉग्नाइज करने पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन इसको अलाउ कर दिया गया है। 2018 में हमें ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी को उनके ब्रूटल सप्रेशन जो उनका पूरे पिछले वर्षों में होता आया है उसके लिए माफी भी मांगी थी। मतलब आपको ये आपके लिए एक काम है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो था इसमें कौन सा सेक्शन इंक्लूडेड था। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए कौन सा सेक्शन डीक्रिमिनलाइज किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि हमारे इंडिया में मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। एक मैरिज जो कि रजिस्टर की जाएगी वो कौन कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर की जाएगी? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो उन केसेस में एप्लीकेबल होता है जहां हस्बैंड और वाइफ या तो हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं या फिर सिख्स हैं, या फिर अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो इन रिलीजन्स में कन्वर्ट कर चुका है तो उन लोगों के ऊपर, उन कपल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा हिंदू मैरिज एक्ट। और अगर चाहे हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर दोनों हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, जैन नहीं है या फिर सिख नहीं है, तो उनकी मैरिज को रजिस्टर किया जाएगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर। मतलब एक तरह से जो इन चारों कास्ट के अलावा और इन चारों रिलीजन्स के अलावा जो भी रिलीजन्स हैं उनके अंडर जो भी आएगा उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर की जाएगी। क्या ज़रूरत थी हमारे इंडिया में मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करने की? तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से बात की थी कि हमें जो मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन है वो हमारे यहाँ कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी सेंट्रल एक्ट नहीं है जो कि मैरिजेस की रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाता है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मैंडेटरी है या फिर कंपलसरी है कि आपको अपनी शादी को रजिस्टर करवाना ही है। ये ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है हमारे पास जो इसको कंपलसरी बनाता है, आपको यहाँ नहीं फंसना है। केवल कुछ इंडिविजुअल स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ इस लॉ को कंपलसरी किया है। कैसे, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? बंगाल और पंजाब जैसी स्टेट्स ने। ये कमीशन ने ये भी कहा था कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया हुआ है, और ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिससे ये कहा जाए कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो इंटरवेंशन इस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था वो उसके लिए रिक्वेस्ट की थी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ने, क्योंकि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस, बाइगैमी, जेंडर वायलेंस काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इसलिए हमारे फैमिली लॉज, हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस की डाइवर्सिटी को देखते हुए हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है जिसमें सभी मैरिजेस को रजिस्टर किया जा सके बिना उनके डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। चाहे कोई भी डिफरेंस हो, लेकिन एक ऑल इंडिया फ्रेमवर्क की ज़रूरत हमें है। और कमीशन ने ये भी फाउंड किया था कि मैरिजेस का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तभी एक्सेप्ट किया जाएगा सभी रिलीजियस स्पेक्ट्रम के द्वारा जब जो मैरिजेस हैं उनको किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है मैरिज रजिस्ट्रेशन का? अगर कोई मैरिज रजिस्टर नहीं की जाती तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका वीमेन और चिल्ड्रन पे आता है। वीमेन जो है वो बाइगेमस रिलेशनशिप का शिकार होती है। मतलब बाइगेमस रिलेशनशिप का मतलब हस्बैंड जो है वो एक से ज़्यादा शादी कर लेते हैं। बाइगेमस का मतलब हो जाएगा 2 शादियाँ। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी वीमेन फेस करती हैं और अपनी मैरिज को इस्टेब्लिश करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए उनको अननेसेसरी हरासमेंट से बचाने के लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जब अगर बच्चे की कस्टडी की बात आएगी या फिर जो बच्चा पैदा होगा 2 पर्सन्स के बीच में शादी होने से, उसकी जो भी कस्टडी की बात है उसमें भी विमेन को एक एज इसकी इस रजिस्ट्रेशन की वजह से मिल जाएगी। एक यूनिफाइड डाटाबेस जिसमें बर्थ, मैरिज और डेथ रिकॉर्ड हो, इसकी वजह से रिकॉर्ड्स की इजी ट्रेसिंग भी हम लोग कर पाएंगे।
मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर यूआईडी नंबर से लिंक कर दिया जाए, मतलब आधार से लिंक कर दिया जाए, तो भी हम रिकॉर्ड्स की यूनिवर्सल ट्रेसिंग कर सकते हैं। अब एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैरिजेस जो है हमारे इंडिया में, या तो मैंने आपको बताया हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर की जाती है, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। और ये जुडिशरी की ड्यूटी है कि वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में लाया गया था, वो एक ऐसा एक्ट था जो कि इंडिया के पीपल की सिविल मैरिजेस के प्रोविज़न कंटेन करता था, और सभी इंडियन नेशनल्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन है, चाहे वो कोई भी फेथ फॉलो करते हैं, उन सभी की मैरिजेस को रजिस्टर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। कोई भी पर्सन जो है इस लॉ के अंडर जब भी शादी करता है, तो ये मैरिज पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं की जाती, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा गवर्न की जाती है। फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? ये दो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों को साथ में मैरिज के बंधन में बंधने की अलाउंस देता है, और ये उस प्रोसीजर को भी बताता है कि किस बेसिस पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा, जब हस्बैंड और वाइफ जो है वो या फिर दोनों ही हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख नहीं है। मतलब प्रोसीजर भी बताएगा और रजिस्टर भी करवाएगा। ये एक सेक्युलर एक्ट है, इसलिए इससे इंडिविजुअल्स को ज़्यादा लिबर्टी मिलती है। जो भी ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स है मैरिज की, उन सभी से। प्रोविजंस की बात करें तो इसमें प्रायर नोटिस देना होता है। इस एक्ट के सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि कपल्स जो हैं उनको मैरिज ऑफिसर को शादी के 30 दिन पहले एक नोटिस विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो दोनों पार्टीज को सबमिशन के बाद प्रेजेंट होना होगा पब्लिक नोटिस जब भी उनको दिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन 30 दिन के बाद किया जाएगा नोटिस के डेट से। जब अगर 30 दिन के अंदर अंदर एसडीएम के पास कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। अगर 30 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, तो फिर रजिस्ट्रेशन 30 दिन के बाद कर दिया जाएगा, और दोनों पार्टीज की शादी 3 विटनेसेस की प्रेजेंस में हो जाएगी। मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी होगा, 3 विटनेसेस चाहिए, उनकी प्रेजेंस में उनकी मैरिज रजिस्टर हो जाएगी। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। पूरा इशू मैं अच्छे से बता पाई हूँ। अगर इशू बता पाई हूँ ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनी स्लम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को रिवाइज करने के बारे में सोच रही है। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को, मैंने आपको बताया, रिवाइज करने के बारे में सोच रही है। और ये जो स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट था, ये पार्ट था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो, तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये गवर्नमेंट का जो मिशन था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, जो कि इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, उसके अंडर आता है। इसका काम क्या था कि अर्बन पुअर लोगों के लिए सब्सिडी रेट पे सब्सिडी प्रोवाइड करवाना, इंटरेस्ट रेट पे उनको होम लोन प्रोवाइड करवाना, और उनके लिए होम लोन्स अफोर्डेबल बनाना, ईएमआई का जो वे है उनके लिए इजी करना। बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे इसके अंडर? ये जो मिशन है, ये अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लाया गया था, सो दैट जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप जो है हमारे, स्लम ड्वेलर्स को इंक्लूड करते हुए उनके बीच में जो भी हाउसिंग की शॉर्टेज है उसको टैकल किया जा सके। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या एनुअल इनकम रखी गई है? मैक्सिमम एनुअल फैमिली इनकम रखी गई है 3 लाख रुपीज। लोअर इनकम ग्रुप के लिए रखी गई है फैमिली इनकम लेस देन 6 लाख रुपीज। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए रखी गई है एनुअल इनकम की लिमिट 18 लाख। एक बेनिफिशियरी फैमिली कौन सी होगी? जिसमें एक हस्बैंड होगा, वाइफ होगी, और अनमैरिड सन या फिर अनमैरिड डॉटर्स होंगे, उसको एक फैमिली के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 वर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट, इसी के बारे में आर्टिकल आया है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से समझना है। ये जो वर्टिकल है
इसमें क्या माना जाएगा कि जो लैंड है वो एक रिसोर्स है, लैंड को रिसोर्स मानते हुए इस कॉन्सेप्ट के साथ इस वर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो भी एलिजिबल स्लम ड्वेलर्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की हेल्प से हाउसेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब स्लम स्लम की डेफिनेशन क्या मानी गई है? एक ऐसा कॉम्पैक्ट एरिया, बहुत बिछा हुआ एरिया जहां एटलीस्ट 300 पीपल रह रहे हैं और 60 टू 70 पुअर हाउस हैं जो काफ़ी कंजस्टेड हैं, बहुत पुअरली बिल्ड हैं, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में है, इनएडुक्वेट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही वहाँ प्रॉपर सैनिटरी की और ना ही प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, नेक्स्ट वर्टिकल कौन सा है? अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी। यहाँ बेनिफिशरीज जो भी हैं ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वाले, उनको बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ हाउस लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा सो दैट वो अपना जो हाउस है वो एक्वायर कर सके या फिर नए हाउस की कंस्ट्रक्शन कर सकें या फिर अपने हाउसेस को जो छोटे हैं उनको बढ़ा सकें। उनको कुछ एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट सब्सिडी पे लोन देने की बात इसमें की गई है। 6.5% लोन अमाउंट, जब भी 6 लाख तक का लोन होगा उस पे इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.5%, 9 लाख तक के लोन पे रहेगा 4% और 12 लाख तक के लोन पे रहेगा 3%। तो इंटरेस्ट रेट कम करके इनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। अगला कंपोनेंट क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू पार्टनरशिप एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये किस किस चीज़ का मिक्सचर हो सकता है? देखो, डिफरेंट कैटेगरीज को कंबाइन करके भी हाउस बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको सेंट्रल असिस्टेंस कब मिलेगा? जब एटलीस्ट 35% जो हाउस हैं उसके वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हों। अगला लास्ट कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है? सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा अप टू 1.5 लाख हर उस ईडब्ल्यूएस हाउस को जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है सो दैट वो इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन कर पाए। डिमांड ड्राइवन अप्रोच रखी जाएगी यहाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में एक डिमांड ड्राइवन अप्रोच रखी जाएगी सो दैट जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हमारा मोटिव है उसको एनहांस किया जा सके, स्ट्रेंथ किया जा सके और जो हाउसिंग की शॉर्टेज है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जैसे जैसे डिमांड करे उस हिसाब से डिसाइड की जा सके। मिशन को एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक्सेप्ट CLSS वर्टिकल। मतलब मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स, 4 वर्टिकल्स बताए। इस वर्टिकल के अलावा बाकी जो 3 वर्टिकल्स हैं उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन CLSS वर्टिकल को सेंटर सेक्टर स्कीम की तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेंटर सेक्टर स्कीम कौन सी होती हैं? जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 100% फंड की जाती हैं और ये इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा की जाएंगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जिसमें सेंटर और स्टेट मिलके फंडिंग करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब इस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जियो टैगिंग का भी प्रोविजन रखा गया है। जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी एरिया को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करवाना। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस के अंडर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी हाउसेस बनाए जाएंगे इस स्कीम के अंडर उनको भुवन HFA एप्लीकेशन के साथ जियो टैग किया जाएगा। ये भुवन क्या है? भुवन हाउसिंग फॉर ऑल एप्लीकेशन। भुवन एक इंडियन जियो प्लेटफॉर्म है जिसको इसरो ने डेवलप किया है। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि यूजर्स को काफ़ी सारी मैप से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। वीमेन एम्पावरमेंट होगा इसकी पर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की वजह से। कैसे होगा? इस मिशन की वजह से वीमेन एम्पावरमेंट इस टाइप से होगा क्योंकि ओनरशिप जो होगी घरों की वो या तो फीमेल के नाम पे होगी या फिर जॉइंट नेम पे होगी। प्रेफरेंस वीमेन को दी जाएगी, SC ST के लोगों को दी जाएगी, OBC वालों को दी जाएगी, माइनॉरिटीज और पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसजेंडर इन सभी को प्रेफरेंस दी जाएगी। कौन कौन से इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर लाए गए हैं? पहला लाया गया है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर एक सब स्कीम लाई गई है। इसका काम क्या है कि अर्बन माइग्रेंट्स या फिर पुअर जो हैं उनको ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवाना और उनके वर्क प्लेस के आसपास ही उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोवाइड करवाना। अगला कंपोनेंट क्या है? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। इसका काम क्या है कि इसको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना है
सो दैट हम ऐसे हाउस कंस्ट्रक्ट कर पाएँ जो सस्टेनेबल हों, इको फ्रेंडली हों और डिज़ास्टर रेज़िलिएंट हो। अगला क्या है, CLSS आवास पोर्टल, जिसको CLAP भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कॉमन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ सभी स्टेक होल्डर्स एक रियल टाइम एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। इस पोर्टल पे ये फैसिलिटी दी जाती है कि बेनिफिशरीज अपने सब्सिडी के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास, राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो भी बेनिफिशरीज हैं उनकी लिस्ट में कुछ एनोमैली आ गई थी। एनोमैली का मतलब क्या है, वो जो लिस्ट थी बेनिफिशरीज के अंदर उसमें काफ़ी फेक नेम्स पाए गए थे। तो उस वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके अंडर न्यू रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे। तो अब क्या है, वो एनोमैली जो है वो रिजॉल्व हो गई है, इसलिए अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस आर्टिकल में। और इस आर्टिकल में जस्ट यही बताया गया है कि अब NFSA पोर्टल जो है वो रीओपन कर दिया गया है नए बेनिफिशरीज को ऐड करने के लिए, और जिसमें कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, 19.5 लाख। जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको जल्दी ही डिस्पोज ऑफ करने की बात कही जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशरीज का नाम जल्दी ही ऐड कर देगी सो दैट उनको जल्दी से जल्दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिल पाएँ। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था। नोटिफाई एग्जैक्टली इसको 10 सितंबर 2013 को किया गया था। किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था, सो दैट जो भी ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच है उसमें फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, क्वालिटी फूड अफोर्डेबल प्राइसेस पे एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोवाइड करवा के, सो दैट सभी लोग डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जी पाएंगे। कवरेज की बात करें तो ये रूरल पॉपुलेशन के 75% लोगों को कवर करेगा और अर्बन एरियाज के अप टू 50% लोगों को कवर ये कर लेगा अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एलिजिबल कौन कौन हो जाएगा इसके अंडर, जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आते हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो सभी प्रायोरिटी हाउस होल्ड इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और जो एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना के अंडर आते हैं हाउस होल्ड्स, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। क्या प्रोविजन है इसके, हर पर मंथ पर पर्सन को 5 kg फूड ग्रेन मिलेगा। राइस मिलेगा ₹3 पर केजी, वीट मिलेगा ₹2 पर केजी और कोर्स ग्रेन्स मिलेंगे ₹1 पर केजी पे। जो एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड्स हैं उनको पर महीने पर हाउस होल्ड 35 kg फूड ग्रेन मिलेगा। जो मील और मैटरनिटी बेनिफिट है प्रेग्नेंट वुमेन को, वो 6,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा और लैक्टेटिंग मदर्स को भी मिलेगा प्रेगनेंसी के दौरान, और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद भी उनको ये मिलेगा। 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन की मील्स की बात इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी की गई है। फूड सिक्योरिटी अलाउंस उस टाइम पे दिया जाएगा जब सरकार फूड ग्रेन्स को सप्लाई नहीं करवा पाएगी, उस केस में फूड सिक्योरिटी अलाउंस बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे कोई भी ग्रीवेंस किसी को है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप किए जाएंगे एट द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। अब अंत्योदय अन्न योजना के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको 2000 में लाया गया था दिसंबर में। इसमें क्या था, BPL जो कि TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के अंडर आते थे, उनमें 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाना था और स्टेट्स जो है उसको उन सभी 1 करोड़ लोगों को हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाएगी। कुछ टारगेट ग्रुप्स जो है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया था अंत्योदय अन्न योजना के अंडर, वो कौन कौन से हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन और ऐसे लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर पे डेली बेसिस पे अपना लिवलीहुड कमाते हैं, इन सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। और ऐसे हाउस होल्ड्स जो विडोज के द्वारा हेड किए जाते हैं, या फिर इल पर्सन्स के द्वारा, या फिर डिसेबल्ड पर्सन्स के द्वारा, या फिर सीनियर सिटीजन्स के द्वारा, ये भी इसके अंदर कवर किए गए थे। विडोज या फिर टर्मिनली इल पर्सन्स, डिसेबल्ड या फिर सीनियर सिटीजन्स, सभी प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड्स को भी इसमें रखा गया था। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में
यही था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, केरला के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में एक इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है, उसको इरेडिकेट करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। कौन सी स्पीसीज है वो, उसका नाम है सेना स्पेक्टाबिलिस। ये आपको ध्यान रखना है, इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है जो हमारे स्टेट की वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन चुकी है। ये कहाँ पाई जा रही है, ये पाई जा रही है पेरियार टाइगर रिजर्व में। तो हमारे लिए इस आर्टिकल में पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो ये इन्वेजिव स्पीसीज सेना स्पेक्टाबिलिस, दूसरा हम पढ़ेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में। आर्टिकल में क्या कहा गया है, दो की फैक्टर कंसीडर किए गए हैं जब मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डेवलप किया जा रहा है कि इसका फैलने का, इस ट्री का, ये जो क्या नाम है इसका, सेना स्पेक्टाबिलिस, इसका नेचर ऐसा है कि ये बहुत फास्टली फैल रही है हमारे फॉरेस्ट के अंदर। और दूसरा क्या की फैक्टर है कि जो हमारा नेचुरल फॉरेस्ट है उसके लैंडस्केप को हमें रिस्टोर करना है। ये दो फैक्टर्स हैं कि इसका जो फास्ट नेचर है फैलने का उसको कंट्रोल करना है और हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है। इन दो फैक्टर्स पे हमें काम करना है। और ये जो इन्वेजिव स्पीसीज है इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, इसको रिमूव करने के लिए थ्री फोल्ड अप्रोच रखी जाएगी। लार्ज ट्रीज के लिए अलग रखी जाएगी, लार्ज सैपलिंग्स के लिए अलग और स्मॉल सैपलिंग्स के लिए अलग। मतलब ये जो इन्वेजिव स्पीसीज है ये बड़े ट्री में भी हो सकती है, लार्ज सैपलिंग भी और स्मॉल सैपलिंग भी। लार्ज ट्रीज को क्या किया जाएगा, उनको डीबार्क किया जाएगा 1.3 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर तक, उनके कोलर पार्ट को भी गिरा दिया जाएगा। और जैसे ही ट्री सूखना स्टार्ट होगा उसका सॉइल सीड बैंक जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा और उसकी वजह से काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स वहाँ से निकल आएंगे। और जो लार्जर सैपलिंग्स हैं उनको भी वीड पुलर्स की हेल्प से उखाड़ा जा सकता है। जो छोटे प्लांट्स होंगे उनको मैकेनिकली रिमूव किया जाएगा। तो इस तरीके से तीनों टाइप की सेना स्पेक्टाबिलिस को हम टैकल करेंगे। तो सेना स्पेक्टाबिलिस जो है वो एक डेसिड्यूस ट्री है जो कि नेटिव रूप से, मतलब कहाँ का ओरिजिनली कहाँ का था, ये था अमेरिका के ट्रॉपिकल एरियाज का। ये थोड़े ही टाइम पीरियड में 15 से 20 मीटर तक ग्रो कर सकता है और काफ़ी सारे सीड्स इसके अंदर आ जाते हैं जब इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। जो इस ट्री का थिक फोलिएज है उसकी वजह से दूसरे बाकी इंडिजिनियस ट्रीज की और ग्रास स्पीसीज की ग्रोथ रुक जाती है। ये फूड शॉर्टेज भी पैदा कर देता है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली हार्बीवर्स के लिए फूड शॉर्टेज इसकी वजह से हो जाती है। जर्मिनेशन और नेटिव स्पीसीज की ग्रोथ को भी ये एडवर्सली अफेक्ट करता है। IUCN की लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरला के इडुक्की और पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है जो कि वेस्टर्न घाट्स का सदर्न रीजन आ जाता है। फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी, इसको पेरियार को एक सेंचुरी 1950 में बनाया गया, टाइगर रिजर्व इसको 1978 में डिक्लेयर किया गया। इसका नाम कहाँ से आया, इसका नाम आया है रिवर पेरियार से, जिसका ओरिजिन जो है वो इस रिजर्व के अंदर है। ड्रेनेज की बात करें तो मेजर रिवर कौन कौन से हैं जो इस रिजर्व को ड्रेन करते हैं, वो है मुल्लार और पेरियार। फ्लोरा यहाँ कौन कौन सा पाया जाता है, फ्लोरा में ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मोइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स मिलते हैं। अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स की 2000 स्पीसीज के अराउंड यहाँ इस सेंचुरी में देखी जा सकती हैं। वेस्टर्न घाट्स में इनमें से 516 एंडेमिक है, मतलब ऐसी जो केवल वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं, उनमें से 516 स्पीशीज केवल और केवल पेरियार में देखने को मिलती हैं। ये सेंचुरी जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स की रिपोजिटरी भी है और अराउंड 300 मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं। कुछ एंडेमिक हैं इस रीजन में, जैसे कि सीजीजियम पेरियारेंसिस, दूसरी हेबेनारिया पेरियारेंसिस और म्यूकुना प्रूरिंस, ये सभी यहाँ की एंडेमिक हैं। फोना की बात करें तो मैमल्स में टाइगर, एलिफेंट, लॉयन टेल्ड मैक्यू, नीलगिरी तहर, ये सभी मिलते हैं। बर्ड्स में डार्टर्स, कोरमोरेंट्स, किंगफिशर्स, ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल और रेक्ट टेल्ड ड्रोंगोज मिलते हैं।
रेप्टाइल्स में मॉनिटर लिजार्ड, पाइथन, किंग कोबरा ये सभी मिल जाते हैं। ट्राइबल्स की बात करें तो 6 ट्राइबल कम्युनिटीज इस रिजर्व के अंदर रहती हैं। कौन कौन सी हैं? मन्नास, पालियांस, मलाया रयांस, माला, पंडाराम्स, यूरालिस और यूलाडंस, ये सभी इसी के अंदर रहती हैं। इंपॉर्टेंट था ये, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हमें पता है हमारी कंट्री में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होने वाली है, वहाँ रशिया भी पार्टिसिपेट करेगा। तो G20 के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 को 1999 में फॉर्म किया गया था, जब हमारे ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था, तो उस टाइम इसको फॉर्म किया गया था। और किस एम से फॉर्म किया गया था? कि मिडिल इनकम कंट्रीज में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा सके। G20 में जो जो कंट्रीज आती हैं वो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को होल्ड करती हैं, ग्लोबल जीडीपी का 80% होल्ड करती है और ग्लोबल ट्रेड का 75% होल्ड करती है। मेंबर्स कौन कौन से हैं? देखो, मेंबर्स को याद करने के लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताया है, जो कि मैंने शॉर्ट्स बना के अपलोड किया है। तो अगर आपने वो शॉर्ट्स नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, आप इजीली इनको याद कर पाएंगे। सभी मेंबर्स को 20 मेंबर्स हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस और ईयू। बहुत इजी वे मैंने आपको निमोनिक के थ्रू बताया है, आप वो निमोनिक जरूर देख ले, शॉर्ट्स में है। आई होप आपको समझ आया होगा। G20 के बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट के पास प्ली गई हुई है, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन देना है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी को क्यों चैलेंज किया जा रहा है, क्या इसके फायदे हैं और क्यों इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, मतलब क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरह से हार्मफुल हो सकते हैं। तो पूरा देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने की और एनकैश करने की पावर केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। कोई भी डोनर एनोनिमसली इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकता है और जब जिस डेट को ये इशू किए जाएंगे उससे 15 दिन तक ही केवल ये वैलिड रहेंगे। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसको डोनर बैंक से खरीद सकता है और पॉलिटिकल पार्टी इनको कैश करवा सकती है। ये केवल रिडीम केवल एक एलिजिबल पार्टी करवाई जाएगी और उसको उतनी ही अमाउंट अपने डेजिग्नेटेड अकाउंट में विद इन जो बैंक के साथ उसका अकाउंट है उसके अंडर डिपॉजिट करानी होगी। ये जो बॉन्ड है ये SBI 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़ की डिनोमिनेशन में इशू कर सकती है। आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी अमाउंट क्या है? 1000। जो बॉन्ड्स है इंडिया का कोई भी सिटीजन परचेज कर सकता है। कुछ फिक्स टाइमिंग रखी गई है परचेज करने के लिए। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये 4 महीने स्पेसिफिक किए गए हैं। इनके 10 डेज ईच, इन 10 दिनों में इन चारों महीनों के कोई भी सिटीजन ये बॉन्ड्स परचेज कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है इसमें? ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 मतलब RPA एक्ट के सेक्शन 29A के अंडर रजिस्टर हैं और जिन्हें लास्ट जनरल इलेक्शन में 1% जो टोटल वोट पोल हुए थे उनके 1% से कम वोट अगर मिले हैं तो वो पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव नहीं कर सकती। 1% या फिर इससे ज़्यादा वोट्स अगर मिले हैं वही पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड चिंता का विषय क्यों है? सबसे पहला, ये बेसिक आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का मेन सेंट्रल क्रिटिसिज्म है वो यही है कि हमारा मतलब था कि इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, लेकिन इसका मतलब ही एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी एनोनिमसली इसको खरीद सकता है। तो यहाँ पूरी की पूरी ओपेकनेस आ जाती है। और दूसरा क्या इसका क्रिटिसिज्म है? पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटोर्शन, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं उसको गवर्नमेंट ओन बैंक के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है और ये गवर्नमेंट ये पता लगा सकती है कि कौन इसके ओपोनेंट्स को फंड कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट ओन बैंक है SBI, वहाँ ये ही इशू कर रही है, यही रिडीम करेगी। तो गवर्नमेंट के लिए पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि गवर्नमेंट के ओपोनेंट्स को फंडिंग कहाँ से मिल रही है
और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो या तो मनी निकाल लेगी बिग कंपनी से या फिर उनको विक्टिमाइज करेगी कि वो रूलिंग पार्टी को फंड नहीं कर रहे, दूसरी किसी पार्टी को फंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो पार्टी पावर में है उसको एक अनफेयर एडवांटेज इसकी वजह से मिल जाएगा। अगला क्रिटिसिज्म क्या है कि ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। हमारे फाइनेंस एक्ट 2000 में एक अमेंडमेंट किया गया जहां यूनियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी डोनेशंस को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया जो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलती है। इसका मतलब वोटर्स को ये नहीं पता चलेगा कि किस इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने उस किस पार्टी को फंड किया है और कितना किया है, ये वोटर्स को नहीं पता चलेगा। और जबकि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो सिटीजन्स अपने वोट जो है उन्हीं पीपल को देते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, और उनके पास पूरा राइट है कि वो उनके बारे में सब कुछ जाने। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी हो जाएगा कि हमारा जो सब कुछ जानने वाला राइट है, राइट टू नो, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये जो राइट टू नो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर, ये भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्री और फेयर इलेक्शंस के भी अगेंस्ट है क्योंकि ये सिटीजन्स को कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाते। और जो एनोनिमिटी है वो आज की गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होती, वो डोनर की डिटेल्स कभी भी एसबीआई से डिमांड कर सकती है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है पावर में वो इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकती है और फ्री और फेयर इलेक्शंस को खराब कर सकती है। क्रोनी कैपिटलिज्म इससे हो जाएगा क्योंकि जो पहले की पॉलिटिकल डोनेशंस पे लिमिट्स थी वो सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से रिमूव कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन फंडिंग में क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां बिजनेस लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में एक म्यूचुअली एडवांटेजियस रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है। मतलब बिजनेस लीडर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बिजनेस लीडर से मॉनेटरी हेल्प दी जाती है। या ये हो जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारे लिए? हमें एक इफेक्टिव रेगुलेशन की ज़रूरत है पॉलिटिकल फाइनेंसिस के लिए, सो दैट ये जो करप्शन की साइकिल है इसको ब्रेक किया जा सके और डेमोक्रेटिक पॉलिटी की क्वालिटी को हम एनहांस कर पाएँ। जो लूप होल्स हैं उनको अगर हमें कंसीडर करना है तो गवर्नमेंट गवर्नेंस मशीनरी को हमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना होगा। वोटर्स भी अवेयरनेस कैंपेन चला चला के ऐसे चेंजेस की डिमांड कर सकते हैं। अगर वोटर्स कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दे, पार्टीज को रिजेक्ट कर दे जो ज़्यादा खर्चा करती हैं, तो भी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस गई थी जो स्टेट के लेजिस्लेशन है कन्वर्जन के अगेंस्ट। मतलब कोई भी पर्सन अपना कन्वर्जन अगर चेंज रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है उसके अगेंस्ट जो स्टेट की लेजिस्लेशन है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई थी, तो अटॉर्नी जनरल ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिखाया है अपना। तो ये पूरा का पूरा इशू, मतलब इसके ऊपर कुछ फाइनल डिसीजन आ जाए तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो है अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना। अटॉर्नी जनरल जो है हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और हमारे कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी अटॉर्नी जनरल होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल प्रोवाइड करवाता है। अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी क्या है? अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। मतलब वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और किसी हाई कोर्ट में या तो 5 साल के लिए वो जज रह चुके हों या फिर किसी हाई कोर्ट में वो 10 साल के लिए एडवोकेट रह चुके हों या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट वो हों, तभी वो अटॉर्नी जनरल की पोजीशन होल्ड कर पाएंगे। टर्म कितनी रहती है इनकी? टर्म इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स नहीं की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। रिमूव कैसे किया जा सकता है इन्हें? इनको रिमूव करने के प्रोसीजर और क्या ग्राउंड्स रहेंगे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताए गए हैं। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग
ऑफिस होल्ड करेंगे और प्रेसिडेंट इन्हें किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं। क्या ड्यूटीज़ और फंक्शन रहेंगे इनके? इनका काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स पे अपनी एडवाइस देना, जो भी मैटर्स प्रेसिडेंट के द्वारा इनके पास रेफर किए जाएंगे, और जो भी अ, ऐसे मैटर्स जो प्रेसिडेंट इनको असाइन करेंगे लीगल कैरेक्टर के होंगे, वो भी इनको परफॉर्म करने होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस लड़ना है या फिर किसी हाई कोर्ट में कोई केस लड़ना है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आती है, तो वो अटॉर्नी जनरल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे अपीयर होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेंगे, तो उस टाइम वो कंसल्टेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी अटॉर्नी जनरल ही करेंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इनको काम देता है, ड्यूटी देता है, फंक्शन देता है, उन सभी को डिस्चार्ज भी अटॉर्नी जनरल करेंगे। राइट्स और लिमिटेशंस की बात करें तो इनके पास राइट है कि ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट में या फिर जॉइंट सिटिंग में या फिर पार्लियामेंट की किसी कमेटी में जिसके ये मेंबर हैं, वहाँ ये राइट बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन इनके पास वोट करने का राइट नहीं होता है। ये इनके पास सभी वो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि एक एमपी के पास होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास। ये किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं और इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से भी डिबार नहीं किया जाता है। मतलब अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और जबकि ये इनके पास ये पावर नहीं होती कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपनी ओपिनियन बनाएं या फिर कुछ भी एडवाइस दें। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको असिस्ट करते हैं सो दैट ये अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से फुलफिल कर पाएँ। अभी जो ये ऑफिस है अटॉर्नी जनरल का, ये है यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। ये ही ऑफिस कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिस स्टेट्स में होता है अंडर आर्टिकल 165। वहाँ होते हैं हर स्टेट में एडवोकेट जनरल। तो आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास हेट स्पीच से रिलेटेड है। दिल्ली में दिल्ली में इस टाइप के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। आपको इंसिडेंट्स पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात आई है हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच के बारे में देख लेते हैं। हेट स्पीच को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267th रिपोर्ट में डिफाइन किया गया है। हेट स्पीच का मतलब क्या कहा गया है कि किसी भी रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ या फिर लाइक के टर्म्स में किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने को हेट स्पीच कहा जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड, चाहे बोलने में, चाहे लिखने में, चाहे किसी साइन में, चाहे किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन में, अगर कुछ फियर करने की हिम्मत, पोटेंशियल रखता है या फिर कोई वायलेंस क्रिएट करने की पोटेंशियल रखता है, तो उसको हेट स्पीच की कैटेगरी में रखा जाएगा। डाटा की बात करें तो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग कुछ सालों में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेट स्पीच के केसेस रजिस्टर हुए हैं और जिसमें कि हमारी सोसाइटी में एनिमस्टी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई है। 2014 में केवल 323 केसेस रजिस्टर किए गए थे, लेकिन 2020 में 1804 केसेस हेट स्पीच के रजिस्टर किए गए थे। ये जो ब्लास्फेमी है, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से लॉज हैं? जो आईपीसी का सेक्शन 295 ए है, ये किसी भी ऐसी स्पीच, राइटिंग या साइन को पनिश करता है जिसका इंटेंशन मैलिशियस है। मैलिशियस का मतलब क्या है? खतरनाक इंटेंशन के साथ सिटीजन्स के रिलीजन की, उनके रिलीजियस बिलीफ की अगर कहीं कोई इंसल्ट करते हुए पाया जाता है तो उसको फाइन भी लगाया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी 3 साल तक उसको की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दी है? 1957 में एक केस हुआ था, रामजी लाल मोदी केस। उसमें जो सेक्शन 295 ए है, इसकी लीगैलिटी को 5 जज के बैंक ने रीअफर्म किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 19(2) जो है वो पब्लिक ऑर्डर के नाम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ रीजनेबल लिमिट्स अलाउ करता है। मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। पब्लिक ऑर्डर के नाम पे गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर लिमिट लगा सकती है। जो सेक्शन 295 ए के अंडर पनिशमेंट होगी वो भी
जब भी कोई ऐसा एम होगा किसी स्पीच का जो कि किसी क्लास की रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को हर्ट करेगा, उससे डील करेगा। एक 1960 में केस आया था, सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन फतेहगढ़ वर्सेस राम मनोहर लोहिया केस। इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी स्पीच जो बोली जा रही है और कोई भी उसके उस स्पीच की वजह से पब्लिक डिसऑर्डर अगर होता है तो वहाँ ये क्लोज रिलेशनशिप माना जाएगा अंडर सेक्शन 295 ए। लेकिन 2011 में क्या कह दिया गया कि केवल अनलॉफुल एक्शन अगर उस स्पीच की वजह से हो रहा है तभी उस स्पीच देने वाले को पनिश किया जाएगा। मतलब पहले क्या था कि कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर हो, मतलब कहीं हल्ला हो जाता है या फिर स्ट्राइक हो जाती है तो भी उसको माना जाएगा हेट स्पीच। लेकिन 2011 में ये कह दिया गया कि केवल अनलॉफुल एक्शन जब होगा उस स्पीच की वजह से तभी पनिशमेंट दी जाएगी। हमें ब्लास्फेमी और हेट स्पीच लॉज के बीच में डिफरेंस करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन हमारे यहाँ की जाती है। सेक्शन 295 ए जो है वो काफ़ी वाइड है और ये नहीं कहा जा सकता कि जो रिलीजन या फिर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कैसे एक हेट्रेड फैला देती है। मतलब डिसरिस्पेक्ट को इंसाइटमेंट की फॉर्म में नेसेसरली क्यों देखा जाता है। सेक्शन 295 ए हेट स्पीच के स्टैट्यूट्स को भी कंटेन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे ओकेजन्स पे ये भी कहा है कि जो हेट स्पीच स्टैट्यूज हैं उनका क्या गोल है कि वो इक्वालिटी को बना सके, सभी के बीच में इक्वालिटी रख पाए। ये जो लॉज हैं इनमें क्लैरिटी भी नहीं है। हेट स्पीच लॉज को मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन चाहिए सो दैट जो रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर किसी कम्युनिटी या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए एग्रेशन शो कर रहा है उनके फेथ की वजह से। वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है, ये जो ब्लास्फेमी है, ब्लास्फेमी मेनली किससे डील करती है? कहीं किसी रिलीजन के क्रिटिसिज्म को प्रोहिबिट करने की बात ब्लास्फेमी करती है। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के प्रिंसिपल के साथ इनकम्पैटिबल है, क्योंकि सभी के पास ये राइट है कि वो किसी भी रिलीजन के को क्रिटिसाइज कर सकता है। तो एक तरह से हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के प्रिंसिपल के साथ ये इनकम्पैटिबल हो जाता है, जबकि फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसी कोई भी स्क्रूटिनी ऐसे ऑब्जेक्शंस के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे हमारे लिए हमारे फेथ के प्रोटेक्शन में और हेट स्पीच में एक पतली सी जो लाइन है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमारा वे फॉरवर्ड था। आई होप आपको समझ आया होगा हेट स्पीच के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि सेंटर जल्दी ही 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप करने वाली है। 15th फाइनेंस कमीशन जो था उसके हेड कौन थे? एनके सिंह। और इसका जो 15th फाइनेंस कमीशन का मैंडेट जो था वो 1 साल बढ़ा के 2025 से 26 तक कर दिया गया था। लेकिन अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल नया फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा और ऐसा पहली बार नहीं किया गया था। जो 15th फाइनेंस कमीशन का 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया था, ऐसा 9th फाइनेंस कमीशन के साथ भी किया गया था। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल 15th फाइनेंस कमीशन का कोविड की वजह से एक्सटेंशन किया गया था, पहले भी ऐसा किया जा चुका है। एक जो हमारी नई 16th फाइनेंस कमीशन बनेगी उसके लिए नया चैलेंज क्या होगा? जीएसटी काउंसिल। क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है उसके टैक्स रेट चेंजेस के जो भी डिसीजन है वो रेवेन्यू कैलकुलेशन को भी बदल सकते हैं और जो कमीशन रिकमेंडेशन देगा फिस्कल रिसोर्सेज को शेयर करने की, उसका इम्पैक्ट भी उनके ऊपर आएगा। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक मिनट। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम क्या है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में ऐसे मेथड और फॉर्मूला देना जिससे कि उनके बीच में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और स्टेट्स के बीच में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तरीके से टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आर्टिकल 280 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये मैंडेट करता है कि वो एक फाइनेंस कमीशन बनाए एट एन इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स या फिर उससे पहले। 15th फाइनेंस कमीशन जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया था और उसके चेयरमैन थे एनके सिंह। इसकी रिकमेंडेशन 5 साल के लिए वैलिड रहनी है
2021 टू 22 से लेके 25-26 तक। की पॉइंट्स की बात करें तो क्या क्या काम करता है ये? वर्टिकल डिवोल्यूशन करता है, मतलब टैक्सेस का यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिवोल्यूशन, टैक्सेस को बांटना। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने 2020 से 21 वाली जो इंटरिम रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% होना चाहिए, और यही रेकमेंडेशन उसने बरकरार रखी। और 42% का डिविजिबल पूल 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था, 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 42 से कम करके 41 कर दिया गया था। ये 1% चेंज क्यों किया गया? क्योंकि हमारी जो नई यूनियन टेरिटरी थी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, उनके लिए भी 1% का रीएडजस्टमेंट हमें करना पड़ा। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन भी फाइनेंस कमीशन करता है, मतलब स्टेट्स के बीच में एलोकेशन कैसे किया जाता है, डिफरेंट स्टेट के बीच में उनके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को वेटेज देके, जैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5%, इनकम को 45, पॉपुलेशन को 15, पॉपुलेशन और एरिया दोनों को 15, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स को 2.5%। इस बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किया जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी स्टेट को देती है फाइनेंस कमीशन, जब भी जो स्टेट्स हैं वो फिजिकल नीड्स को मीट करने की हालत में नहीं होती, अपने टैक्स और नॉन टैक्स रिसोर्सेज के बावजूद भी, टैक्स डिवोल्यूशन के बावजूद भी, तो उस टाइम पे जो फाइनेंस कमीशन है वो स्टेट्स को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स प्रोवाइड करवाती है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब जो स्टेट है उसकी रेवेन्यू या फिर उसका करंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो जो आता है वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ये रेगमेंट किया गया था कि जो फाइनेंस ईयर 26 होगा उसके एंड तक हमारे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स 3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए क्वालिफाई की थी 2017 से 2022 तक, नहीं मतलब जो स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट में थी फाइनेंस ईयर 2022 में वो 17 थी, लेकिन 26 तक आते आते ये 6 तक हो जाएंगी। मतलब ऐसी स्टेट्स जो जिनके पास पैसों की रेवेन्यू की कमी थी उनकी रेवेन्यू डेफिसिट खत्म हो जाएगी, वो रेवेन्यू सफिशिएंट हो जाएंगी। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव और ग्रांट्स भी प्रोवाइड करवा दिए स्टेट को। 4 मेन थीम्स के अराउंड ग्रांट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पहला सोशल सेक्टर जो कि हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करता है। दूसरा रूरल इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर और रूरल रोड्स के मेंटेनेंस पे फोकस करता है। रूरल इकोनॉमी हमारी कंट्री में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। 70% वर्कफोर्स रूरल इकोनॉमी की है और नेशनल इनकम का 46% रूरल इकोनॉमी से आता है। तीसरी बात करें तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जहां जुडिशरी, स्टेटिस्टिक्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ग्रांट रेगमेंट करने की बात आती है, वो भी ये करती है। चौथी बात करें तो पावर सेक्टर को इंसेंटिव किस बेस पे दिए जाने हैं, परफॉर्मेंस बेस पे, वो भी यही डिसाइड करती है। ये सेंटर के लिए फिस्कल स्पेस की बात करती है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने 34% ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट्स यूनियन को ट्रांसफर कर दी थी, सो दैट जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं उनको फुलफिल किया जा सके। लोकल गवर्नमेंट्स को भी ये ग्रांट प्रोवाइड करवाती है। जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको तो ग्रांट प्रोवाइड करवाया ही जाता है। उनके साथ साथ जो नई सिटीज़ हैं और लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स का मतलब क्या है? जैसे अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उनको ज़्यादा ग्रांट दे दिया जाता है। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी ग्रांट दिए जाते हैं, सो दैट जहाँ 1 मिलियन से पॉपुलेशन कम है वहाँ केवल सिटीज़ और टाउन्स के लिए, जहाँ मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ परफॉर्मेंस लिंक्ड ये ग्रांट्स हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है इसका, कि ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ये जो देती है ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को डिसइंसेंटिवाइज कर देता है। मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप दे रहे हैं तो हो सकता है किसी बार कोई बॉडी परफॉर्म अच्छा ना कर पाए तो वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाती है। कोई भी स्टेट की अगर बोरो करने की एबिलिटी है तो वो उस स्टेट
की स्पेंडिंग पे एडवर्स इफेक्ट डालती है। और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने खुद के फिजिकल प्रूडेंस के लिए अकाउंटेबल इसकी वजह से नहीं हो पाती, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट को भी ग्रांट प्रोवाइड करवा देती है। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट अपने खुद के जो फिजिकल गलतियां या फिर फिजूल खर्ची हम कहें वहाँ उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हो पाती है ड्यू टू फाइनेंस कमीशन। आई होप आपको समझ आया होगा। ये था आज का लेक्चर। आई होप सारे आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आए हैं। अब जो क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके आंसर को। एक मिनट। क्वेश्चन हमारे पास था, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन्स नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 मई 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा तो यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में लाया गया था एक जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, सो दैट जो एक डाटा लाया जा सके वहाँ के सिटीजन्स की डाटा प्रोटेक्शन के लिए और उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।